हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी की हमारी सीरीज में। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है चैप्टर 4, जिसका नाम है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 के बारे में बात करी थी। वो हमारा चैप्टर था दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। उसमें हमने देखा कि दिल्ली कब राजधानी बनी, हमने देखा तोमरों के शासनकाल में दिल्ली राजधानी बनी, और हमने दिल्ली पर जितने भी सुल्तान थे शासक उनके बारे में देखा। वो हमारा चैप्टर 12वीं से 15वीं शताब्दी में दिल्ली कैसी थी वो उससे रिलेटेड था। और आज का हमारा चैप्टर है वो हम क्लियर है बिल्कुल 15वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत। फिर हमने देखा कैसे मुग़ल आ जाते हैं। तो आज हम वही पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस तरीके से मुग़ल आए और मुग़ल सल्तनत का 16वीं और 17वीं शताब्दी में किस तरीके से विस्तार रहा। और उसमें कुछ जैसे जब्त और ज़मींदार क्या थे, मनसबदार क्या थे, जो भी बुक हमारी बुक में टॉपिक्स दिए गए हैं उनको सब हम पूरा क्लियर करेंगे। हमारा कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। जैसा हमारी 7th क्लास की बुक में चैप्टर में दिया गया है उसको हम पूरा क्लियर करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। और उसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट लगेगा, इससे कनेक्ट करना पड़ेगा समझने के लिए, वो सब भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मुग़ल थे कौन। उससे पहले हमारी बुक में शुरुआत ऐसे हो रही है कि भाई हम क्यों जानना चाह रहे हैं। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि अभी तक जैसे भारत है अपना, तो भारत में क्या हो रहा है कि सब अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो इतना बड़ा देश है, उस पर पूरे राष्ट्र पर कोई अपना साम्राज्य स्थापित अभी तक नहीं कर पाया कि भाई कि जिसने पूरे भारत पर शासन कर लिया हो, ऐसा नहीं हो पाया। तो वो कह रहे हैं कि जैसा उनके मुग़लों के जो पूर्वज हैं सभी लोग वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन मुग़लों ने ऐसा किया। उन्होंने इस पूरे साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो उनकी क्या रणनीतियाँ रही थी और आखिरकार ये लोग थे कौन, और क्या क्या इनका वो था कि भाई क्या क्या इनके प्रशासन में था। और इन्होंने दिल्ली में वो लाल किला बनवाया। बुक में ऐसे दिया गया कि भाई वही लाल किला है जहाँ से हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी अपनी बात कहते हैं। तो वो इन्होंने बनवाया। तो हम ये जान रहे हैं कि भाई इनका इतना बड़ा समय काल था, तो यह कैसे इनका साम्राज्य विकसित हुआ, वहीं से हमारा चैप्टर है बुक में। तो फिर आता है कि ये लोग थे कौन, पहला पॉइंट। तो मुग़ल कौन थे? डस्टन महाराज। ये रहे। तो कौन थे मुग़ल? अब अपने भारत के तो थे नहीं ये लोग, बाहर के थे। यहाँ कैसे आ गए उसकी भी कहानी है। इनको कर दिया था हमारे भारत के ही लोगों ने इनवाइट। किसको? बाबर को। उस समय वो कहानी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये लोग थे कौन। तो बाहर के थे, यहाँ आ गए थे और सारा प्रशासन ही बदल दिया यहाँ का। तो मुग़ल थे मंगोल जाति के लोग। मंगोल जाति के लोग थे ये लोग। और कहाँ रहते थे? उज्बेकिस्तान। ये है या क्या है? उज्बेकिस्तान कहाँ है ये? मध्य एशिया का एक देश है, वहाँ ये लोग रहते थे। ये लोग भारत के तो थे नहीं, वहाँ रहते थे। और ये वंशज किनके थे? एक तो पहला तो है, दो महान शासकों के ये वंशज थे, चंगेज खान और तैमूर। माता की ओर से चंगेज खान और पिता की ओर से तैमूर। अब ऐसा नहीं कि माँ ही थी चंगेज खान, इसमें ऐसा हो रहा है कि माता की ओर से, यानी कि माता की ओर से ये लोग चंगेज खान के वंशज थे। चंगेज खान एक व्यक्ति है, क्रूर शासक है। और पिता की ओर से तैमूर, जो तैमूर लंग भी था, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता था, है ना। तो ऐसा बताया जाएगा कि दो महान शक्तियों का ये वंशज थे। कौन? मुग़ल।
ठीक है। तो अगर महान शासकों के वंशज थे तो बहुत ज़्यादा ये भी ऐसा था कि महत्वाकांक्षी थे और शक्तिशाली थे। फिर बताया गया कि ये जो मुगल थे ना, वो इनको चंगेज खां के नाम से इंट्रोड्यूस करवाना मतलब ऐसा अच्छा नहीं समझते थे कि भाई हमें इनका वंशज बोले। क्यों? क्योंकि ये ऐसा शासक था जिसने बहुत क्रूर था, मतलब लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, उनका शोषण किया, मतलब अच्छा शासक नहीं था। तो ये लोग इससे खुद को इंट्रोड्यूस करवाना अच्छा नहीं समझते थे कि भाई हमें इनका वंशज ना बोले। वहीं इनका वंशज होने पर ये लोग प्राउड फील करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो तैमूर था उसने भारत पर आक्रमण किया था। वो भारत आया था कब? 1398 में। अब मुगल तो 15वीं शताब्दी 16वीं के आसपास आ रहे, 15वीं शताब्दी, तो ये 1398 में कैसे आ गया? तो हुआ ये, आया तो था ये, लेकिन लूट के लिए आया था और लूट के चला गया। कौन? तैमूर। तो भाई ये लोग ऐसे समझ रहे कि भाई मेरे बाप दादा वहाँ जाके ना वो लूट के आ गए, तो ये इनके लिए प्राउड फील करने की बात थी, इनका वंशज होना। तो इस तरीके से मंगोल माता की ओर से इंट्रोड्यूस करवाना अच्छा नहीं फील करते थे। और फिर ये थे कहाँ के? उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया, मंगोल जाति के लोग, जो दो महान शासकों के वंशज थे। तो हमने क्या जाना कि मुगल थे कौन, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे बुक में चैप्टर पॉइंट आता है कि भाई मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान टॉपिक है, लेकिन उसमें बताया मोस्टली बाबर के बारे में ही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बाबर ही आता है, तो उसके थोड़े बहुत सैन्य अभियान वगैरह बताए गए हैं। तो क्या टॉपिक है? मुगल सैन्य अभियान। अब इसमें क्या हुआ? बाबर जो था वो पहला मुगल शासक था जो भारत आया था। किसके समय काल में? 1500 में आता है। तब कौन होता है यहाँ पे? लोधी वंश का शासन होता है और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है। तो बाबर यहाँ पहले बाबर कहाँ का शासक होता है? वहीं मध्य एशिया में फरगना राज्य का राजा बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। कब? 1494 में। तब इसकी उम्र होती है 12 वर्ष। कौन? किसकी बात कर रहे हैं हम? बाबर की। बारह वर्ष की इसकी उम्र होती है। अब वहाँ का इसे शासक घोषित कर दिया जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ इन्हीं की प्रजाति के, कौन? मुगलों की ही प्रजाति के, इनके ही वंशज उज्बेकी होते हैं, वो इन पर अटैक कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? वहाँ से छोड़कर भाग जाते हैं। अब ये छोटा ही था, छोड़कर भाग जाते हैं, तो इधर उधर थोड़े दिन भटकते हैं। फिर ये कहाँ आएंगे? भारत आ जाएंगे? नहीं, ये लोग भारत नहीं आते हैं। कहाँ जाता है बाबर? अब ये उधर से आ रहे हैं ये लोग, कहाँ? मध्य एशिया से। तो कहाँ आएंगे? अब इंडिया समझाने के लिए समझा रही हूँ। इधर से आ रहे मध्य एशिया से, यहाँ है अपना काबुल, ठीक है। तो कहाँ आ गए ये? काबुल आ गए। फिर काबुल में बन जाता है ये राजा। कब बनता है? 1504 में। ऐसे कैसे वहाँ का राजा बन गया? तो वहाँ क्या था, व्यवस्था थोड़ी कमजोर ही थी, कोई वहाँ का ऐसा सुदृढ़ शासक नहीं था। तो इसने बोला कि भाई मैं तुम्हारा नेता हूँ, तो प्रजा ने उसको राजा मान लिया। अब इसने उन लोगों से ऐसा भी बोला था कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जो भी चीज़ें मैं लूटूंगा। लूटने का ही था इन लोगों का, जगह जगह जाना, लूट के चीज़ें लाना। तो उनको ऐसा बोल दिया कि भाई मैं ला के तुम्हें दे दूँगा जो भी लाऊंगा। इस तरीके से ये वहाँ का शासक बन जाता है।
फिर ये तो यहाँ वहाँ का शासक बन गया, फिर भारत कैसे आया? तो हुआ यूँ, यहाँ भारत में कौन था? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ने नहीं इन्वाइट किया इसको, इब्राहिम लोदी के विरोधी लोग को, इब्राहिम लोदी की कुछ बातें किसको पसंद नहीं आई? उसके चाचा जी को। इब्राहिम लोदी, अब क्या हुआ? दिल्ली में अब हुआ यूँ, इसका जो चाचा था दौलत खान लोदी, उसको इसकी कुछ बातें पसंद नहीं आई कि भाई छोटे लोगों को ऊंचा ले रहा है, ऐसे कुछ इसका विरोधी था कुल मिला के। तो उसने क्या किया, इनवाइट कर दिया बाबर को कि तुम आओ और इसको निपटा दो। ये सोच रहा कि भाई आएगा, मैं बुला रहा हूँ, आएगा और इसको पराजित करके चला जाएगा। लेकिन उसे क्या पता कि भाई बाबर जो है वो तो एक महत्वाकांक्षी शासक है, वो तो जाएगा नहीं, वो तो यहीं रहेगा, वो तो अपना साम्राज्य विस्तार करेगा और यहीं पे वो हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इनवाइट किया बाबर को। बाबर, ठीक है, स्टोरी समझ में आ गई? बाबर का यहाँ कैसे आना हुआ, उससे आमंत्रण मिला, किसकी ओर से? दौलत खान लोदी, भाई आओ और लड़ो इब्राहिम लोदी से। तो अब क्या होगा, लड़ाई होगी। कौन सी लड़ाई, कहाँ पर होगी? पानीपत के मैदान में होगी। तो ये है हमारी पानीपत वॉर, जिसका हमने बेस देखा कि भाई क्यों हुई पानीपत की लड़ाई, किस तरीके से बाबर को बुलाया गया कि आओ और पानीपत के मैदान में लड़ाई करो। नहीं, ऐसा नहीं था, लड़ाई वहाँ पर हुई थी। तो पानीपत का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। कब हुआ? 1526 में। कौन सा है? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहला युद्ध है, ठीक है ना। तो अब युद्ध हो गया, तो लोदी जी तो गए, कौन आ गए? बाबर। तो लोधी वंश समाप्त हो गया, सल्तनत काल खत्म हो गया। कौन सा पीरियड आ गया? मुगल पीरियड, ठीक है। 15वीं शताब्दी में आया, उत्तरार्ध में आया। तो 16वीं से शुरू होगा, तो 16वीं और 17वीं में चरम सीमा पर था ये, ठीक है। फिर एक युद्ध के बारे में नहीं दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं कि भाई इन्होंने यहाँ दिल्ली पर अधिकार किया, उसके जस्ट बाद कि भाई अब दूसरे क्षेत्रों को भी मिलाना जाएगा। तो क्या किया इसने, इसका युद्ध हुआ महाराणा सांगा के साथ, खानवा का युद्ध। आसपास के क्षेत्रों को भी मिलाना जाएगा, तो गया है वहाँ, खानवा का युद्ध हुआ। कब? 1527 में, अगले ही वर्ष। राणा सांगा और मेवाड़ के राणा सांगा है ये, और बाबर महान शासक थे। राणा सांगा भी हमारे महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये उनके दादाजी हैं। तो क्या हुआ, इनकी पराजय हो जाती है, कारण इनका ही एक सेनापति होता है जो इधर मिल जाता है, ऐसा कुछ हुआ, इनकी पराजय हो जाती है। ये युद्ध लड़ा बाबर ने। तो क्या जाना हमने इसमें कि भाई बाबर किस तरीके से आता है और यहाँ पर उसका दिल्ली पर उसका अधिकार हो जाता है। तो ये देखा हमने मुगल सैन्य अभियान, जो हमारे बुक में पॉइंट था। अब जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी है ना, उसमें ऐसे पूरे सीरीज वाइज दिए हुए हैं कुछ, जैसे शासकों के, जैसे पहले कौन आता है? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, और फिर उसका बेटा जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में दिया गया है। लेकिन हमारी जो न्यू एनसीईआरटी अभी वाली है, उसका नाम, चैप्टर का नाम भी बदल गया है, जैसे मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी, और उसका में भी मुगल शासक या मुगल साम्राज्य ऐसा कुछ था, मुगल साम्राज्य था। तो वो नहीं दिया गया है, लेकिन वो कटा हुआ है, तो हम अभी उसके बारे में इतना नहीं देख रहे। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा शासक था। तो वो एक बार हम देख लेते हैं। अकबर होते हैं सबसे पहले, कौन? अपने बाबर
फिर है हुमायूं, फिर अकबर, और फिर है जहांगीर। कौन है ये जहांगीर? जो अकबर का बेटा है ना सलीम, वो ही जहांगीर है। फिर आता है शाहजहां, और फिर है औरंगजेब। ठीक है ना? तो ये क्या देखा हमने? इन सभी शासकों का समय काल लिख लेते हैं हम। बाबर हमें पता ही है 1526 में आया, तो 1526 से मात्र 4 वर्ष का इनका समय काल होता है 1530। उसके बाद आ जाते हैं हुमायूं, जो इनके बेटे हैं, उनका समय काल 1530 से 40, और फिर बीच में शेरशाह सूरी यहाँ आ जाता है, जो अफगान होता है, वो इन पर अटैक करता है, तो इन्हें यहाँ से छोड़कर भागना पड़ता है। तो यहाँ तक रहता है इनका शासन, और फिर वापस 1 वर्ष के लिए रहता है 1555 से 1556। अब ये भाग गए यहाँ से, तो इन छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ शरण ली इन्होंने? ईरान में। और उससे पहले कुछ समय इन्होंने पाकिस्तान अमरकोट में बिताया, जहाँ पर जन्म हुआ किनका? अकबर का। एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ, किनका? अकबर का। ठीक है, ये बात समझ में आई। बीच में कौन आ जाता है? अफगान शेरशाह सूरी। तो इन्हें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ता है। तो इनका समयकाल इस तरीके से डिवाइडेड है। ये वापस आते हैं, फिर 1 साल का ही होता है। फिर 56 के बाद कौन आ जाते हैं? अकबर। तो अकबर का समयकाल क्या है? 1526 से 1605। ठीक है, 26 नहीं है, 56 है। 56 से 1605। फिर जहांगीर का है 16। जहांगीर कौन है? सलीम, इनके बेटे जिनका नाम जहांगीर था। 1605 से 1627। फिर शाहजहां का 1627 से 1658। फिर औरंगजेब का 1658 से 1707। औरंगजेब ये वही है जिनके शासनकाल में अपना शिवाजी थे, इनका संघर्ष उनके साथ भी हुआ था। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देखा। इनके बारे में और भी डिटेल में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, लेकिन अभी अपने जो चैप्टर में दिया गया है, इनफैक्ट इन सब की सूची तो दी नहीं गई है, फिर भी हम पढ़ रहे तो हमें नॉर्मली थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये हमने देखा इनका सीरीज वाइज। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर इनके क्या होता था। अपने जैसे राजा का बड़ा बेटा राजा बनेगा, ज्येष्ठ पुत्र, वैसा सिस्टम नहीं था। मुगल उत्तराधिकार परंपराएं, क्या टॉपिक दिया गया बुक में? मुगल उत्तराधिकार परंपराएं। इसमें क्या हुआ? इनके ऐसे नहीं कि भाई बड़े बेटे को राजा बना दिया जाए, ज्येष्ठाधिकार नहीं था, ज्येष्ठाधिकार नियम नहीं था। इसको समझ जाना है कि ज्येष्ठाधिकार नियम नहीं था मतलब मीन्स क्या, कि बड़े बेटे को राजा नहीं बनाया जाएगा, उसके बजाय इस उत्तराधिकार के पद को सभी पुत्रों में बांट दिया जाए। उत्तराधिकार के पद को सभी पुत्रों में बांट दिया जाता था। जिसे क्या बोलते हैं? सहदायत। में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, सहदायत क्या है? तो सहदायत मीन्स मुगलों के अंदर ऐसा था कि भाई सब में बांट दिया, कोई भी बन सकता था। फिर अपने बुक में ऐसे भी बोले हुए कि आप बताओ कि कौन सा सही था। तो सही तो क्या ही होगा, अब बांट दिया है, इसमें क्लियरिटी है कि भाई बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगी, वो लोग कैसे भी समझ जाएंगे। फिर भी होते थे, लेकिन इसमें ऐसा कि वो लड़ मरेंगे और जो जीतेगा वो बन जाएगा ऐसा। और लड़ाइयाँ होती भी थी इनकी, जितने भी ये शासक बने ना जहांगीर शाहजहां बाद में,
इनकी ऐसे लड़ाइयाँ हो रही थी कि भाई मैं बनूँ, जो शक्तिशाली है वो बन गया, दूसरे को मार दिया ऐसे। तो ये एक चीज़ दी गई है जिसके बारे में हमने जाना कि सहदायत क्या था और ज्येष्ठाधिकार जैसा इनका नियम नहीं था कि भाई बड़े बेटा राजा बनेगा। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम हमारी बुक में एक मैप दिया गया है जिसमें ऐसे कि भी अकबर का जो शासन था, मुगल साम्राज्य कहाँ कहाँ तक पूरा फैल गया था, हमने देखा ना पूरे भारत पर फैल गया था, उसका मैप है। और मोस्टली अकबर का, उसमें अकबर का शासन ही बुक में लिख रखा है कि 1605 तक अकबर का शासन था। तो उसमें जो जहाँ जहाँ पर उसने अपना साम्राज्य फैला लिया था उसके नाम है, तो वो हम देख लेते हैं। उस समय का मैप है जब जम्मू कश्मीर का एरिया डिफाइन नहीं था। फिर भी यहाँ पर श्रीनगर, कश्मीर, ये वो सब जगह हैं जो इनके अंडर में आ गई थी, किनके? मुगलों के, मोस्टली अकबर, है ना। कश्मीर और यहाँ पानीपत, आगरा, दिल्ली तो है ही, दिल्ली, और इधर इलाहाबाद, और यहाँ रणथंबोर राजस्थान में, चित्तौड़, गुजरात तो पूरा ही है, गुजरात, और यहाँ मालवा, और यहाँ पटना बिहार में, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ है अपना गोंडवाना, यहाँ है बीजापुर। ये इनके अकबर के समय काल में नहीं था, बीजापुर, और यहाँ गोलकुंडा। फिर ऊपर की साइड और कौन से रह गए? यहाँ है काबुल, और यहाँ है कांधार। कुछ कुछ का समय काल दिया गया है, जैसे रणथंबोर 1568, गुजरात 1572, पटना 1574, और ये सब स्थान, इसमें मथुरा और आगरा तो है गया, और यहाँ अहमदनगर, मालवा 1561 में कुछ कुछ का समय काल लिया गया है। तो ये यहाँ से ये दोनों नहीं है, अकबर ने इतना फैला लिया था। तो ये क्या था, मुगल साम्राज्य कहाँ कहाँ तक हम देख रहे हैं, पूरे भारत में आके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो ये हमने देखा, जो मैप हमारा दिया गया था कि कहाँ कहाँ तक फैल गया था। उसके बाद है कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ कैसे संबंध थे। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे सभी अपना साम्राज्य फैलाना है, पूरे भारत पर इनको शासन करना है, तो ये लोग उनको अपने में मिलाएंगे ना। तो उसके लिए ये लोग क्या ट्रिक अपनाते थे, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। ये क्या करते थे, कई राजघरानों में अपनी पुत्रियों का विवाह करते थे, पुत्रियों का विवाह।
तो विवाह संबंध हो गया, तो वो वैसे ही वो ऐसा होता था कि वो उनके साम्राज्य में शासन कर रहे हैं लेकिन वो इनके अंडर में आ गए। ऐसे राजघराने में पुत्रियों का विवाह। और अकबर का ही एक एग्जाम्पल है, उनकी पत्नी थी जोधा बैसा, जो अजमेर के कछवाहा वंश की आमेर की थी, जो जयपुर वर्तमान में वहाँ की थी। कई पुत्रियों का विवाह कर देते थे। और दूसरा क्या होता था, ये लोग साम्राज्य में पर अधिकार करने के बाद उन्हें वापस शासन के लिए दे देते थे, शासन हेतु दे देते थे, लेकिन वह उन अकबर के अधिकार में ही रहेगा। ऐसा करते थे कि भाई तुम ले लो, वापस शासन करो, लेकिन थोड़ा सा टैक्स हमें दे देना और अपने आप को ये समझ लेना कि तुम हमारे अधीन हो। ऐसे कर दिया कि भाई वो उनके ही अंडर में है और इस तरीके से उनका साम्राज्य फैलता गया। तो उससे क्या हुआ कि असंतोष नहीं फैला लोगों में कि भाई हाँ हमें तो बिल्कुल अगर राजा को पराजित कर दे, बिल्कुल राजा को ही मार दे, तो आसपास के लोगों में भी ऐसा होगा कि हमें लूट रहे हैं। ऐसा इन्होंने ये ट्रिक लगाई थी। तो ये क्या देखा कि अन्य शासकों के साथ इस तरीके के इन्होंने संबंध बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि भाई एक और बात याद रखने लायक है कि भाई ये जो हमारा बाबर था ना, उसी के समय काल में तोपों का सबसे पहले प्रयोग हुआ था, गोला बारूद और तोपों का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि भाई तोपों और गोले बारूद का सबसे पहले क्या है, तोप और गोला बारूद सबसे पहले बाबर समय। ठीक है ना। फिर इसमें कुछ चीज़ें दी गई है हमारे, जैसे इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है कि भाई अकबरनामा के बारे में दिया गया है। अकबरनामा को किसने लिखा? अकबरनामा किसने लिखा? जो अकबर में जो दरबारी था उसका राइटर कौन? अबुल फजल। तो अकबर ने बोला कि भाई तुम राइटर हो तो अपना भी कुछ लिखो, इतिहास वगैरह। तो उसको बोला कि भाई लिखो, तो उसने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने। अबुल फजल। अब उसने इसको कैसे लिखा? 3 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिन्हें क्या बोलते हैं? 3 जिल्द। 3 जिल्द में लिखा इसे। ठीक है ना। अब उसमें पहले में क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है? इसमें अकबर के पूर्वजों का बयान है कि वो क्या कह रहे हैं। अकबर के पूर्वजों का बयान। फिर दूसरे में क्या है? अकबर के शासन के बारे में। फिर तीसरे का नाम है आईने अकबरी। तो अब आईने अकबरी कोई अलग से बुक नहीं है, ये बात भी हमें समझ में आ गई कि आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्टीशन है। आईने अकबरी में क्या है? घर और प्रशासन, राजस्व और राजस्व वसूली, ये सब कुछ इसमें है। फसलें वगैरह, सारे नियम सब कुछ इसमें है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें। तो हमने क्या देखा? अकबरनामा के बारे में जो हमारे बुक में दिया गया था। फिर एक और चीज़ दी गई है, ये अच्छे से याद रख लेना है। अकबरनामा क्या है? अबुल फजल का लिखा हुआ है। 3 पार्टीशन में डिवाइड है। 3 जिल्द जिन्हें बोलते हैं। अकबर के पूर्वजों का बयान है पहले में, फिर अकबर के शासन के बारे में है, और फिर
आईने अकबरी नाम है, जिसमें छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, फिर आता है सुलह एक कुल, जिसको छोटा सा ऐसे समझ लेना है कि सुलह एक कुल क्या है। सुलह एक कुल, अब इसमें क्या है, अकबर ने सभी धर्मों को समान माना। इसका मीनिंग, इसका एक सिंपल सा मीनिंग हम समझ लेते हैं कि सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब सब अपनी बात रख सकते हैं। ऐसी एक सभा बनाई थी, किसने, अकबर ने, और इसके बारे में बताया किसने, उसके बेटे जहांगीर ने। ठीक है ना, उसका ऐसा बताया गया है कि भाई ऐसे सभी लोग समान हैं, ऐसा पैराग्राफ दिया गया है बुक में। लेकिन इसका मीनिंग हमें समझना जरूरी है, वो हमने समझ लिया कि भाई सभी धर्मों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता थी। वो चलाया किसने, सुलह एक कुल किसने, अकबर ने। ठीक है ना, अकबर। फिर हमारी दो इम्पोर्टेंट चीजें जो हम देख लेते हैं। पहले मनसबदार। मनसबदार कौन थे, मनसबदार, मनसबदार का अर्थ क्या है। अकबर भी अपने शासनकाल में जैसे मनसबदार रखता था कि भाई मनसबदार, उसे मनसबदार नियुक्त किया है। अब वो मनसबदार है क्या, तो मनसबदार का अर्थ है जिसे कोई सरकारी पद या हैसियत प्राप्त हो, पद या हैसियत प्राप्त हो। ठीक है, तो ये कौन है, मनसबदार। ठीक है, अब इन मनसबदारों में भी कुछ नियम थे। इनके पद या वेतन किससे निर्धारित होते थे, जात से निर्धारित होते थे। जिसकी जितनी बड़ी जात उसका उतना बड़ा पद। जैसे कि किसी की अगर 1000 जात है तो 5000 जात वाला व्यक्ति उससे बड़ा है। ठीक है, तो जात से निर्धारित पद या वेतन। और इनके जो सैन्य उत्तरदायित्व थे वो क्या थे, इन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। और इसके आधार पर ही, इसके बाद ही इन्हें वेतन मिलता था। तो वेतन डिफाइन इससे हो रहा है, लेकिन ये होगा किसके बाद, जब ये इनका सैन्य उत्तरदायित्व निभाएंगे। जैसे घुड़सवार रखेंगे, ये क्या करते थे, उन घुड़सवारों को दगवाते थे, यानी जैसे गिनाना है तो उस पर वो मार्क लगा देंगे कि दोबारा नहीं गिना जाए, ऐसा सिस्टम था। वैसे ये लोग उसको पूरा, जिसके पास ज्यादा है तो उसकी जात भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इनका वेतन इससे डिसाइड हो रहा है। तो वेतन का सोर्स कौन है, जात। तो जितना अच्छा इनका सैन्य उत्तरदायित्व होगा उस हिसाब से इनका वेतन डिफाइन होगा। अब ये सिस्टम समझ में आ गया। जात, जैसे 5000 जात, एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। जो बड़े मनसबदार थे उनकी 5000 होती थी जात। ठीक है ना, तो वो डिफाइन होती थी इनके सैन्य उत्तरदायित्व के बाद, और जात से डिफाइन होता था फिर इनका वेतन। ठीक है, अब इनको वेतन क्या मिलता था वो हम देख लेते हैं। इनका वेतन था, वेतन क्या था, राजस्व वसूली हेतु मिलने वाली भूमि, वसूली हेतु मिलने वाली भूमि, यही था इनका वेतन। वहां से वो जितना टैक्स मिलेगा वो उनका वेतन। ठीक है ना, मिलने वाली भूमि। ठीक है, अब एक चीज दी गई है वो हमारी बुक में, वो इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि जो अकबर था ना, उसके शासनकाल में ये अकबर के शासन में
5,000 जात वालों की संख्या कितनी थी? 29 थी। और औरंगजेब तक आते आते ये कितनी हो गई? ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखने लायक कि भाई क्या चेंज था वहाँ पर। ये 79 हो गई। अब सोचो 79 हो गई, इतने ज़्यादा व्यक्ति बड़ी जात के थे तो उनको वेतन भी ज़्यादा चाहिए, फिर उनको भूमि भी ज़्यादा देनी पड़ेगी वहाँ से टैक्स लेने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ तक आते आते ये सिस्टम बिगड़ भी गया था। ठीक है, ये बात याद रखने लायक है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, ये क्या हमने देखा मनसबदारों के बारे में। इनको वेतन कैसे मिलता था, जात क्या है, और उनके सैन्य उत्तरदायित्व से उनकी जात डिफाइन होती थी और जात से उनको वेतन मिलता था। तो ये हमने देखा मनसबदार के बारे में। फिर आता है हमारा जब्त व जमींदार। दोनों एक ही चीज है, इसलिए दो नाम दिए। उसमें भी मनसबदार और जागीरदार हमारा पॉइंट था, लेकिन बात दोनों एक ही है। इसमें भी जब्त एक ही चीज है, लेकिन है क्या वो हम देख लेते हैं। पहले क्या हो रहा था कि अकबर के शासनकाल में जैसे सब जैसे कोई बड़ा सरदार है या फिर कोई थोड़ा सा ऊंचा पद का है, सबको क्या बोल रहे थे? जमींदार। एक चेंज आया जब्त नाम का, वो कैसे आया पहले ये लिख देती हूँ मैं। सभी को जैसे सरदार, ऊंचा पद वाला, सरकारी पद, जमींदार बोला जा रहा था। फिर क्या हुआ कि जो राजस्व वसूली का जो सिस्टम था उसमें एक चेंज आया। वो कैसे आया? अकबर के मंत्री, क्या बोल सकते हैं उन्हें, दरबारी, कौन? टोडरमल। सामने लिख देती हूँ। ये नवरत्नों में से एक थे टोडरमल, जिन्होंने क्या किया, 1570 से 1580 के 10 सालों में इन्होंने क्या किया? निरीक्षण किया। किसका? प्रशासन में सर्वेक्षण किया। किस किस चीज का किया? फसलों का, राजस्व का और सभी प्रकार के राजस्व वसूली का। अब ये निरीक्षण करने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक चेंज किया कि भाई जो भी है ना फसलें हैं वो इन पर कर नकद किए जाएंगे, और जो सारे सूबे हैं, सूबे मतलब प्रांत यानी जिले, सूबे वो राजस्व मंडलों में विभाजित कर दिए जाएंगे, और जो कर होगा वो प्रत्येक फसल पर अलग अलग होगा। ऐसा एक इन्होंने सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया कि सभी फसलों पर कर जो होगा वो नकद में लिया जाएगा, और दूसरा क्या कि सभी सूबे जो हैं वो प्रांतों में विभाजित हो जाएंगे, और दूसरा तीसरा क्या, सभी फसलों पर अलग अलग कर। ये चेंज किया। तो राजस्व वसूली की इस व्यवस्था को क्या कहा गया?
जब्त। तो हमने जाना कि जब्त किससे कहा गया, जो एक चेंज आया कि भाई सब काम सिस्टमेटिक होगा, फसलों पर कर जो है हैंड टू हैंड नकद पैसों में ले लिया जाएगा, और जो सूबे हैं वो प्रांतों में नहीं होगा, यहाँ पे राजस्व मंडलों में। ठीक है, और फसल सभी फसलों पर अलग अलग कर होगा कि भाई इस फसल पर इतना कर। तो ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया, किन्होंने, टोडरमल ने, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उसे क्या बोला गया, जब्त। तो हमने क्या जाना कि जब्त क्या है। इफ क्वेश्चन आए कि जब्त क्या है तो हम क्या लिखेंगे कि जब्त एक राजस्व वसूली में आया हुआ परिवर्तन है जो टोडरमल के द्वारा लाया गया, और उसमें क्या क्या चेंजेस थे वो हमने जान लिया। ठीक है, तो जब्त और जमींदार दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन जो चेंज था राजस्व वसूली में आया वो जब्त था, ये हमने जाना। अब बात आती है 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य। 17वीं सदी के बाद मुगल साम्राज्य, 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य। अब इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट में क्या हुआ, यहाँ तक प्रशासनिक, 17वीं सदी तक है ना, प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ व्यवस्था में थी, सुदृढ़ अवस्था में थी। बहुत अच्छा था यहाँ का, इसे बहुत अच्छा बताया लोगों ने। कौन से लोगों ने, विदेशी यात्रियों ने इसे बहुत अच्छा शासन बताया। विदेशी यात्रियों ने इसे बहुत अच्छा शासन बताया, शासन बताया। लेकिन वहीं यहाँ जो दरिद्रता थी बाद में आई, बाद में उसे भी बताया। तो चेंजेस क्या आए, क्यों पतन का कारण बना, वो हम देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद का हम देख रहे हैं, जब ये अपनी पतन की ओर के बाद में नष्ट हो गया था। तो चेंज कैसे आया, पहले जो ये व्यवस्थाएं थी ना एकदम बराबर चल रही थी, लेकिन शाहजहां के काल में असमानताएं आ गई। कैसे आई कि कुल जो पद थे मनसबदारों के, आठ 8,000 में से खाली 443 पद ही जो थे वो क्या थे, उच्च पद के थे। ठीक है ना, इन्हें ही मनसबदारी पद प्राप्त था। तो क्या हो गया, असमानताएं आ गई, इतने सारे मनसबदार, उनमें से उच्च पद के खाली 443। तो ये असमानता आ गई, तो लोगों में ऐसे विद्रोह भी हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को ही इतना बड़ा बताया गया है, योग्यता तो बहुत सारे में हो सकती है, तो ये असमानता आ गई। दूसरा क्या हुआ, इन्होंने कर का छोटा सा हिस्सा, कर का बहुत बड़ा हिस्सा एक छोटे से मनसबदारों की संख्या में दे दिया। जो उनको चीज़ें देते थे वो उनसे खरीदते थे तो उनको मिलता था, लेकिन जिनके पास नहीं था वो गरीब हो गए, तो शासन बिगड़ गया। वो ऐसे दिया गया है कि आय का 5%
5.6% दारों को ही आय का 61.5% प्राप्त था, जो उन्हें फसलें और वस्तुएं देते थे। उन्हें तो फायदा था, लेकिन गरीब और गरीब हो गए, क्योंकि वो कर चुकाने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज आ गया, व्यवस्था बिगड़ गई यहाँ तक आते आते। ठीक है ना, ऐसा मानता कब आई, यहाँ तक से आ जाके शासनकाल में। ये हम पतन की बात कर रहे हैं कि जब सिस्टम बिगड़ा तो साम्राज्य बिगड़ गया। फिर लास्ट का बताया गया है कि भाई पहले जो थी ना सत्ता वो कुलीन वर्गों के हाथों में थी, ऐसा बताया गया है। प्रारंभ में सत्ता कुलीन वर्ग के हाथ में थी। मतलब कुलीन वर्ग ज्यादा थे इसमें। बाद में मेलजोल हो गए। निम्न लोग भी आ गए इस तरीके से। तो यह साम्राज्य, इसमें पूरा जो व्यवस्थाएं थी, जो इन लोगों को सब कुछ पता था, सिस्टम इनको नहीं पता था, तो इस तरीके से बिगड़ गया सिस्टम। ठीक है ना, तो ये हमने देखा चैप्टर के बारे में। इसमें हमारे एक मोस्टली हमने सब कुछ कवर कर लिया है। क्या क्या देखा हमने, मनसबदारों के बारे में, जमींदारों के बारे में, जब्त के बारे में, और हमने मुगल शासकों के कुछ देखा कि भाई सीरीज वाइज कौन से कब आए, और हमने देखा मुगल थे कौन। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है खत्म। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।